बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि क्रिप्स मिशन, क्विट इंडिया, कैबिनेट प्लान, रॉयल इंडियन म्यूटनी और माउंटबेटन प्लान, ये सारे के सारे इतने आसपास में हुए इवेंट्स हैं, क्रोनोलॉजिकली इतने सिस्टमैटिक तरीके से होते हैं कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इनके बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं पुराने वाले के ड्रॉबैक के कारण स्टार्ट होते हुए नजर आते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि क्रिप्स मिशन इज वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, क्विट इंडिया इज वन ऑफ द रीजंस जिसके कारण कैबिनेट मिशन प्लान आता है, इसके तुरंत बाद हमें सर रॉयल इंडियन म्यूटनी दिखाई देगा और उसके कारण कहीं ना कहीं माउंटबेटन प्लान होगा। मतलब क्या है, हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स है वो सिस्टमैटिकली कनेक्टेड है। बट मेजोरिटी ऑफ टाइम्स हम क्या कर रहे हैं, इनको सिलोज में पढ़ रहे हैं, हम बस कैबिनेट मिशन पढ़ रहे हैं, हम बस क्विट इंडिया पढ़ रहे हैं, बट इसके बीच के कनेक्शंस को नहीं समझ रहे। दैट एग्जैक्टली इज द रीजन व्हाई जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इन सभी इवेंट्स के डिटेलिंग क्वेश्चंस को हम कंफ्यूज करके गलत करके आते हैं, इवन आफ्टर नोइंग द फैक्ट कि हमने इसको काफी बार पढ़ा हुआ है। तो दैट इज द रीजन वाई इस पर्टिकुलर सीरीज में मैं क्या करूंगा, आप सभी को ये सारे के सारे इवेंट्स, इनफैक्ट आज 40 मिनट की क्लास में आप सभी को याद करा दूंगा। इनफैक्ट आप सभी को इन सारे इवेंट्स के बीच के सिस्टमैटिक कनेक्शंस भी बताते हुए नजर आऊंगा। जो भी बच्चे पहली बार आए हैं, सो हाय एवरीवन, माय नेम इज रुपेश, आई एम फाउंडर ऑफ पावर आईएएस। और हमने 15 क्लासेस के अंदर में पूरा मॉडर्न इंडिया कवर किया, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, यानी कि यूरोपियंस के आगमन से लेकर के देश आजाद होने तक, माउंटबेटन प्लान यानी कि 1947 के एक्ट तक हमने सब कुछ कवर अप किया हुआ है। टुडे इज द लास्ट क्लास। इसके बाद मैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स कराऊंगा। मिसलेनियस टॉपिक्स जैसे कि जो इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल है, इंपॉर्टेंट वॉइसरे हैं, इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन है जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। So if you are new to this particular series, do not forget to join the channel and watch out this series from day one। बाकी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में स्टार्ट करने से पहले देखो, यूपीएससी प्रीलिम्स में 2021 में एक क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा हुआ था कि सर विद रेफरेंस टू 8 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942 के रेफरेंस में क्या इंपॉर्टेंट हुआ है। बेसिकली 8 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था। चार ऑप्शन थे। पहला बोल रहा है कि क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन पास हुआ था, दूसरा कह रहा है कि वॉइसरे की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में भारतीयों को जोड़ दिया गया था, तीसरा कह रहा है कि कांग्रेस मिनिस्टर्स ने रिजाइन कर दिया था 7 प्रोविंसेस में, चौथा कह रहा है कि क्रिप्स ने प्रपोजल किया था डोमिनेंट स्टेटस देते हुए सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही। बेसिकली आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो क्विट इंडिया प्लान है इसको अगस्त क्रांति यानी कि अगस्त रेवोल्यूशन भी कहते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इसकी शुरुआत अगस्त में हुई थी। सो अंडरस्टैंड दिस 8 अगस्त 1942 वाज द इवेंट जिस टाइम पीरियड में क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को सबसे पहली बार ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अडॉप्ट किया था। दैट इज द रीजन व्हाई यहां से कहानी स्टार्ट होती हुई नजर आती है। ठीक है, सो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट अस बिगिन द सेशन। इसके बाद आप यूपीएससी, स्टेट पीएससी, आप जो भी यूपीएससी वर्टिकल के एग्जाम दे रहे हो सबके लिए रिवीजन कर सकते हो। यू कैन डेफिनेटली गो एंड रिवाइज दिस पर्टिकुलर कंटेंट, राइट। आल्सो प्लीज एक चीज ध्यान में रखना, ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा अपने एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन का नाम क्या है सर? एप्लीकेशन का नाम है पावर मंथन। ठीक है, ये पावर मंथन एप्लीकेशन है, जो भी एंड्रॉइड यूजर है यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप आईओएस यूजर हो तो आप वेबसाइट से जा सकते हो, मैं आपको दोनों का लिंक दे दूंगा। बाकी इस कंटेंट के ऊपर में हम डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग 3000 बच्चे एक साथ ग्रुप में लगा रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी बाय रुपेश। यहाँ पे भी आपको कंटेंट मिल जाएगा और आप यहाँ पे जाकर के फ्री ऑफ कॉस्ट पीवाईक्यू लगा सकते हो। So without any delay, let us further start this particular section। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन के पहले तक पुरानी क्लास में करा चुका हूं। क्रिप्स मिशन से इंडिविजुअली सारे इवेंट्स को आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। देखो बेसिकली क्रिप्स मिशन 1942 में आता क्यों है, इस चीज को पहले समझो। क्रिप्स मिशन को भारत में आने के पीछे का सीधा सीधा रीजन ये है सर कि ब्रिटिशर्स कैसे भी इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। क्यों वॉर में इन्वॉल्व करना चाहते हैं? इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अल्टीमेटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब ब्रिटिशर्स की स्थिति खराब हो रही थी, एक तरफ में आपको जापान दिखाई देगा और जापान के अगेंस्ट में आपको यूएसए, यूके जैसे देश दिखाई देंगे। जापान कहां पे है सर? साउथ एशिया में। इंडिया कहां पे है सर? साउथ एशिया में। तो सबके अंदर थ्रेट है कहीं जापान ना इंडिया पे आक्रमण कर दे, क्योंकि अगर जापान एक बार भारत पे आक्रमण करेगा और अगर इंग्लैंड के हाथ से भारत चला जाएगा तो कहीं ना कहीं जापान और पावरफुल हो जाएगा, वर्ल्ड वॉर 2 हारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कैसे भी करके ऑल दे वांटेड कि हमें किसी भी प्रकार से इंडियंस को इसमें इंक्लूड करना, वी हैव टू इनकॉर्पोरेट इंडियंस। क्योंकि ये मिशन को भेजा इसलिए गया था क्योंकि जो जापान है वो जीतते जा रहा था साउथ ईस्ट एशिया में, बहुत जगहों पे जीत चुका था, सिंगापुर में जीत चुका था, रंगून जैसे एरिया में ऑलरेडी जीत चुका है, राइट। ऑल्सो इसके पहले अंग्रेजों ने एक अगस्त ऑफर करके एक ऑफर भेजा था अगस्त 1940 में, और ये 1942 की कहानी है। इससे 2 साल पहले एक अगस्त ऑफर भेजा गया था और उस पर्टिकुलर ऑफर के द्वारा वो कैसे भी इंडियंस को वॉर में इन्वॉल्व करना चाह रहे थे। बट उस ऑफर्स में दिए गए रिकमेंडेशन इतने खराब थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और सबने उसको ठुकरा दिया था। अब ब्रिटिशर्स फिर से चाहते हैं कि इंडियंस को इंक्लूड करो, तो कहीं ना कहीं वो एक और ऑफर लेकर के आ रहे हैं। दैट इज द रीजन व्हाई यहाँ पे क्रिप्स मिशन आता हुआ नजर आता है। फटाफट देखो कहां से क्वेश्चन आएगा। तो क्रिप्स मिशन के अंदर में किस किस को आप देखोगे क्या है कंपोजिशन। सबसे पहले इस कमीशन की अध्यक्षता कर रहे थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स कौन है?
तो ये ब्रिटिश वॉर कैबिनेट के मेंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। इनफैक्ट मैं आपको आज ही क्लास में बताऊंगा कि इसके बाद में 1946 में कैबिनेट मिशन भी अंग्रेज भेजते हैं। कब भेजते हैं सर? 1946 में। और कैबिनेट मिशन बेसिकली इसलिए भेज रहे थे कि आप भारतीयों को बोलो कि अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाए ताकि अंग्रेज भारत छोड़ सके। मतलब कहीं ना कहीं पावर को शेयर करने के लिए कैबिनेट मिशन आता है बहुत बाद में। इंटरेस्टिंग सी बात क्या है, उस कैबिनेट मिशन में फिर से सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स आते हैं। मतलब स्टैनफोर्ड क्रिप्स एक ऐसा इंसान है जो 2 बार भारत में आता है, एक क्रिप्स मिशन की अध्यक्षता करते हुए, दूसरा कैबिनेट मिशन में। ठीक है, मैं आपको वहां भी बताऊंगा। एनीवेज, इसके अंदर बहुत सारे मेंबर थे, राइट, क्रिप्स के साथ साथ में। मेन प्रपोजल क्या था सर? हमें भारत को डोमिनेंट स्टेटस देंगे, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में आप भारत को हम डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हैं, इंडियंस अपने आप को अपने हिसाब से रूल कर सकते हैं, बट अभी भी इंडिया अंग्रेजों के अंदर में, बट हम इंडियंस को ज्यादा पावर दे रहे हैं अपने आप से, अपने हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करने के लिए। अब ऑलरेडी आपको पता है सर, डोमिनेंट स्टेटस का एक ऐसा चीज है जो इंडियंस ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। मैंने आप सभी को बताया था कि 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आया था, कौन सा रिपोर्ट आया था सर? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था। इसी पार्टिकुलर रिपोर्ट में इंडियंस ने बोल दिया था कि हमें नहीं चाहिए भैया डोमिनेंट स्टेटस। ऑल दे हैड सेड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऑल वी वांट इज पूर्ण स्वराज। अपने को क्या चाहिए? हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस की बात उन्होंने 1928 में खत्म कर दी है, और अभी तक अंग्रेज 1942 तक उनको बोल रहे कि हम आपको डोमिनेंट स्टेटस देंगे। अब डोमिनेंट स्टेटस और पूर्ण स्वराज में डिफरेंस है। पूर्ण स्वराज मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी कि अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाए। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब है कि अंग्रेजों का शासन सेंटर पर रहे, बाकी नीचे वाले एरियाज पे इंडियंस अपने हिसाब से खुद को रेगुलेट करे। सो इंडियंस आर नॉट विलिंग टू हैव दिस। वो नहीं चाहते कि हम अपने हिसाब से खुद को रेगुलेट करें, वो बस चाह रहे हैं कि कैसे भी करके यहाँ से ब्रिटिशर्स को हटाओ, है ना। ऑल दे आर विलिंग टू हैव पूर्ण स्वराज। दूसरा, वो कह रहे हैं कि हम आपके लिए संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना देंगे, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से आप अपने संविधान को बनाना, बट कब? वॉर के बाद। अब इंडियंस को ये बात पता है कि ब्रिटिशर्स एक ट्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो जो दे रहे हैं वॉर के बाद दे रहे हैं। भैया आपको अगर कुछ ऑफर करना है तो आज दो ना, गिव इट अस टुडे, व्हाई टू वेट टिल द वॉर गेट्स एंड? हम क्यों वेट करें कि वॉर कब खत्म होगा? इफ यू वांट टू गिव अस समथिंग, गिव इट टुडे, राइट अवे, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, और यहाँ पे क्या ऐड किया गया? सो दे आर सेइंग मेंबर्स टू बी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल असेंबलीज व्हाइल प्रिंसली स्टेट्स वुड नॉमिनेट रिप्रेजेंटेटिव्स। मतलब जितने भी मेंबर्स हैं वो कहीं ना कहीं प्रिंसली स्टेट से आएंगे, यानी कि इस चीज को समझो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी मेंबर्स हैं वो जितने भी अलग अलग प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग जो प्रोविंसेस हैं, उन प्रोविंसेस में से इलेक्ट करके इंसान को लेकर के आएंगे जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रिप्रेजेंट करेंगे। और जितने प्रिंसली स्टेट्स हैं, जो राजा महाराजा है, जो राजा रजवाड़े हैं, वो अपने एरिया से एक इंसान को नॉमिनेट कर देंगे कि भैया हमारे एरिया से हम इस इंसान का नाम आगे भेज रहे हैं, ये जाकर के कहीं ना कहीं वहां पे बैठ करके हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दो प्रकार से चीजें दिख रही है कि जो प्रोविंशियल असेंबलीज है, मतलब जहां पे लोग अपने हिसाब से खुद को रेगुलेट कर रहे हैं, वहां से इलेक्ट करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंसान को भेजा जाए, और जो प्रिंसली स्टेट्स है वहां से बोल रहा है कि हम नॉमिनेट करके भेजेंगे। मैं आपको इसको बताऊंगा अभी कैबिनेट मिशन के अंदर में भी, ठीक है। तो ऐसे कुछ प्रपोजल क्रिप्स लेकर के आया था 1942 में। जब जाकर, अच्छा ये भी बोला कि अगर कोई ऐसा भारत का प्रोविंस है जो किसी को ज्वाइन नहीं करना चाहता, राइट, वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है। नेक्स्ट, ये भी कह रहे हैं कि हम ब्रिटेन और इंडियन यूनियन के बीच में एक ट्रीटी करेंगे कि हम आपको ट्रांसफर कर दे पावर, राइट। डिफेंस और वॉइसरे का पावर सेम रहेगा, बाकी इंडियंस अपने हिसाब से नीचे के इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं। मतलब क्रिप्स मिशन इंडियंस की पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात कर रहा है, बट इंडियंस को क्रिप्स नहीं चाहिए, इंडियन को अब चाहिए सर पूर्ण स्वराज, बिकॉज अल्टीमेटली वो ये सारी चीज वो 1925-28 के आसपास में डिमांड कर रहे थे। 1942 सबको पता है कि ब्रिटिशर्स की हालत खराब है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उनका बैंड बज रहा है, यही टाइम है अंग्रेजों से बोलने के लिए कि हमारा देश छोड़ो, अदरवाइज वो कभी नहीं छोड़ेंगे। तो प्रेशर बनना स्टार्ट हो चुका है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ जस्ट टेक 1 मिनट क्या, हार्डली 30 सेकंड्स फॉर ऑल ऑफ यू। जितने ऐसे एस्पिरेंट है जो यूपीएससी सीएससी एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं या स्टेट पीएससी जैसे एग्जाम्स को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं 2027 के लिए, आप सभी के लिए वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ फाउंडेशन बैच. This batch is going to be started from next month only. So anyone out of you who wanted to join this particular batch, you can definitely join this UPSC foundation course. यहाँ पे हम पूरा का पूरा जीएस का जितना भी कंप्लीट मॉड्यूल उसको कंप्लीट कराएंगे, साथ में वीकली बेसिस पे मेंटरशिप सेशन होगा। 11 महीने के अंदर में आपका पूरा सिलेबस कवर अप करेंगे, राइटली स्टार्टिंग फ्रॉम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, मेजर सब्जेक्ट्स, प्लस जो माइनर सब्जेक्ट्स है जैसे कि आपकी इंटरनेशनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, एथिक्स हो गया, ऐसे हो गया, इन सभी एरियाज को विल बी कवरिंग अप। अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिंस देयर इज एन ऑफर, सो दिस इज अवेलेबल एट जस्ट ₹11,000, है ना, 11 मंथ कोर्स, बट लेटर ऑन डेफिनेटली द प्राइसेस विल बी हाइक्ड बिकॉज इट्स अ ह्यूज प्रोजेक्ट, बहुत कुछ इसमें इन्वॉल्व करेंगे, प्रीलिम्स एंड मेंस इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करेंगे। सो फॉर अ टाइम बीइंग वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर ऑफर, बट सूनर यू विल फाइंड दैट दिस प्राइसेस विल बी हाइक्ड हियर. So anyone who want to build his base,
यूपीएससी 2027 के लिए, स्टेट पीएससी 2027 के लिए, वैलिडिटी आपके पास 2028 तक है, 2 साल की वैलिडिटी है, राइट। मतलब अगर आप 27 नहीं कर पाए, 28 में अटेम्प्ट दे रहे हो, फिर भी आप इसको रिवाइज कर सकते हो। या कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसका आंसर राइटिंग अच्छा नहीं है, वो आंसर राइटिंग ठीक से नहीं कर पा रहा, उसको एक्चुअली में सिस्टमैटिक तरीके से प्रिपेयर करना है, खुद से प्रिपेयर किया है, कुछ पढ़ा, कुछ छोड़ दिया, तो एक स्ट्रक्चर स्ट्रीमलाइन करने के लिए यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच आउट दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, चलो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट अस फर्दर प्रोसीड अहेड। Now let us talk about the reasons for failure। आप सभी को पता है सर क्रिप्स के फेल होने के रीजंस क्या है। एवरीवन इज डिमांडिंग समथिंग डिफरेंट, हर इंसान का एक अलग ही डिमांड है। कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया इसको क्योंकि वो कह रहे हैं कि भैया जो करना इंडिपेंडेंट आप हमें इमीडिएट बेसिस पे दीजिए, एंड वी वांट इंडिपेंडेंस एट इमीडिएट बेसिस। हम वेट नहीं करेंगे कि वॉर कब खत्म होगा, बिकॉज सबको पता है कि ब्रिटिशर्स अगर एक बार टड़का देंगे तो वो कभी नहीं देने वाले आपके। इफ दे वुड स्टार्ट टू टॉलरेट यू कि हम 2 महीने बाद, 2 साल बाद, दे आर नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग। बिकॉज जो ब्रिटिशर्स ने आज तक ट्रीटी साइन किए वो सारे ट्रीटीज में हमने देखा है कि उन्होंने किसी के कोई भी ट्रीटी को फुलफिल नहीं किया। चाहे वो मराठास के साथ लड़ाई हो, मैसूर के साथ, तो हर जगह ट्रीटी का उल्लंघन हुआ इंडियंस में। मतलब ब्रिटिशर्स ने हमेशा चीट ही किया। दैट्स समथिंग वी नो अबाउट दिस। गांधी जी ने बोला क्या कि भैया इट्स अ पोस्ट डेटेड चेक। अभी बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी सेड पोस्ट डेटेड चेक, इट इज द गांधी जी। पोस्ट डेटेड चेक कहने का मतलब है एक ऐसा चेक जो पिछले डेट पे इशू किया गया, मतलब जिसका कोई सेंस ही नहीं है। पोस्ट डेटेड चेक कहने का मतलब है सर इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई इसका सेंस ही नहीं है, बिकॉज अल्टीमेटली इस टाइम पीरियड में आप हमें वो चीज दे रहे हो जो हमने बहुत पहले मांगा था। अब तो हम मांग ही नहीं रहे। फॉर द लास्ट मेनी इयर्स वी आर नॉट डिमांडिंग डोमिनेंट स्टेटस, आप हमें अभी भी डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हो। और अगर आपको याद हो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो अगस्त ऑफर आया था अगस्त 1940 में, उसमें भी इन्होंने डोमिनेंट स्टेटस ही दिया था। उस वक्त इसी से नाराज होकर के महात्मा गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया। और आप अभी क्या कर रहे हो, आप फिर से डोमिनेंट स्टेटस दे रहे हो, यानी कि पिछले बार भी मना कर चुके हैं भैया नहीं चाहिए डोमिनेंट स्टेटस, आप फिर वही चीज लेकर के आ रहे हो। नो वन इज विलिंग टू हैव दिस। तो इससे क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताऊं तो आप अगर मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हो, वहां पे ना एक गलत फैक्ट लिखने से अच्छा है कि आप उसमें फैक्ट मत मेंशन करो। आप फैक्ट नहीं दोगे तो एग्जामिनर हो सकता है वो आंसर में मार्क्स ना काटे। अगर आपके डायमेंशन ठीक है तो आपको मार्क्स दे देगा, लेकिन आप अच्छा बनने के चक्कर में गलत फैक्ट कोट करके आ जाओगे दिखाने के लिए कि मुझे बहुत कुछ आता है, और आपने गलती से एक फैक्ट उसमें गलत डाल दिया, तो बहुत कुछ आते हुए भी आपको मार्क्स कम मिल जाएगा, बिकॉज आपने वहां पे गलती कर दी। आप अगर उस फैक्ट को नहीं लिखते तो शायद आपको ज्यादा मार्क्स मिलता। अब मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं वही बात यहाँ पे अंग्रेजों ने किया। अगर ब्रिटिशर्स बार बार ऑफर लेकर के नहीं आते, वो भी खराब ऑफर लेकर के नहीं आते, तो शायद इंडियंस का फ्रस्ट्रेशन नहीं पड़ता। लेकिन बार बार वो ऐसे ऑफर लेकर के आ रहे हैं जिसका कोई सेंस ही नहीं है। वो इंडियंस ने आज से कई साल पहले छोड़ दिया, इतने खराब ऑफर बार बार लेकर के आ रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, लोगों के बीच में फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, वो फ्रस्ट्रेशन क्विट इंडिया मूवमेंट के रूप में दिखाई देगा, भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में दिखाई देता हुआ नजर आएगा। ठीक है, मुस्लिम लीग ने मना कर दिया, बिकॉज मुस्लिम लीग तो भैया आप सोते जाते आंख बंद करते उसको एक ही सपना आ रहा है, पाकिस्तान। हमें बस अब मुस्लिमों के लिए एक नया देश चाहिए पाकिस्तान। वो पाकिस्तान से नीचे कुछ सोच ही नहीं रहे। दे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली वांट वन थिंग कि भैया हमें बस पाकिस्तान चाहिए। दे वांट नथिंग लेस देन पाकिस्तान, सिंपल। ठीक है, बहुत सारे ग्रुप्स है, हिंदू महासभा, लिबरल, सिख, डिप्रेस क्लासेस, ये सब के सब इनसे डिससेटिस्फाइड। और कहीं ना कहीं इसी के फेल होने से हमें क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है। फेलिंग टू दिस एक्चुअली मार्क द बिगिनिंग ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 में होता है, इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। और ये इतना इंपॉर्टेंट सा मोमेंट है, ये अगस्त 1942 के आसपास में हो रहा है, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहते हैं, जिसके ऊपर में आईएएस के एग्जाम में 2021 में सीधा प्रीलिम्स में क्वेश्चन था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन। अब इंट्रोडक्शन बताने की जरूरत नहीं है सर, आप सभी को पता है एक सबसे बड़ा लार्जेस्ट मास अपराइजिंग है। इनफैक्ट मैं आप सभी को पिछले जो 3 मेजर मास अपराइजिंग है बता चुका हूं। सबसे पहला क्या था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, असहयोग आंदोलन। दूसरा क्या था सर, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा नेशनल मास मूवमेंट क्या है सर, क्विट इंडिया मूवमेंट, हिंदी में क्या बोलेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन। तो यहाँ पे जो नारे लगाए जा रहे थे, महात्मा गांधी के नारे थे, द स्लोगन वाज लाइक डू और डाई, करो या मरो, ऐसे नारे लगाए जा रहे थे। इसकी शुरुआत की गई थी गांधी जी के द्वारा। और कब स्टार्ट किया गया था, तो इट वाज स्टार्टेड ऑन 8 ऑफ अगस्त 1942। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड कब स्टार्ट हुआ था सर, ये 8 अगस्त 1942 को होता है। इसलिए देखो आईएएस के एग्जाम में पूछा हुआ था कि 8 अगस्त वाले में क्या हुआ था, तो सर इस टाइम पे कांग्रेस कमेटी ने इसको एक्सेप्ट किया था, इसको इसलिए अगस्त क्रांति भी कहते हैं। दैट एग्जैक्टली इज द रीजन व्हाई इट्स कॉल्ड एज द अगस्त रेवोल्यूशन या फिर अगस्त क्रांति। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है गलत मत करना, बहुत बेसिक लेवल पे एग्जामिनर टेस्ट करना चाहता है। देखो क्या लिखा हुआ है, अगस्त क्रांति मूवमेंट भी इसको कहते हैं। सबसे आखिरी सबसे बड़ा आंदोलन ग्रुप में आपको दिखाई देगा। ऑब्जेक्टिव है कि हम इमीडिएट बेसिस पे अंग्रेजी पावर को खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, रीजन क्या है सर, क्रिप्स मिशन का फेलियर, कि भैया क्रिप्स मिशन हमें कुछ भी नहीं दे रहा।
प्लस वर्ल्ड वॉर 2 के कारण हमारे देश में क्राइसिस आ रहा है, हमारे देश में इकोनॉमिक हार्डशिप बढ़ रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं, भूखमरी आ रही है, राइट। प्लस लोगों के अंदर में राष्ट्रीयता की भावना बढ़ रही है, बिकॉज अल्टीमेटली पिछले बहुत सालों से महात्मा गांधी जी ने लोगों को नेशनलिज्म सेंटिमेंट के बारे में ट्रेन कर दिया है। उन्होंने दिखाया है कि यूनिटी के साथ मिलकर के हम अंग्रेजों को कैसे हरा सकते हैं। नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस, इंडिविजुअल सत्याग्रह, इन सभी आंदोलन से अंग्रेजों के ऊपर में कॉन्टिन्यूअस एंड कंसिस्टेंट प्रेशर बनाया गया है। चौथा सर, जापानीज थ्रेट, जापान का खतरा। इंडियंस को भी तो खतरा लग रहा है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कल जापान आकर के हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, भारतीयों को भी खतरा है। क्या पता कहीं कल अगर जापान हमें रूल करे तो जापान का रूल ब्रिटिशर्स से ज्यादा क्रूएल हो, बहुत खराब हो, तो ये हमारे लिए भी खतरा है। वो चाह रहे हैं कि अंग्रेज जल्द से जल्द हमारे देश को छोड़े, बिकॉज हम नहीं चाह रहे जापानों के साथ हमारी लड़ाई हो, राइट। नेक्स्ट इज कि सर ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने जो अगस्त ऑफर सामने रखा था उससे सबका मन मतलब भर चुका है, सबको दिख गया कि अंग्रेज कुछ भी नहीं करने वाले। सो दैट इज द रीजन वाई कहीं ना कहीं क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हो रही है। तो ये पॉलिटिकल कॉज आपको पता है सर, ये पावर ट्रांसफर नहीं कर रहे अंग्रेज, वेट कर रहे हैं वॉर खत्म होने दो, अगस्त ऑफर कैंसिल हो गया, क्रिप्स मिशन कैंसिल हो गया, मुस्लिम लीग बार बार पाकिस्तान डिमांड कर रही है, मतलब ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो मैं पिछले 2 क्लासेस से हर बार रिपीट कर रहा हूं, और इन्हीं रीजंस के कारण क्विट इंडिया मूवमेंट हो रहा है। इसलिए मैं कहता हूं बच्चे क्या है सीधा वीडियो खोलते हैं, सर क्विट इंडिया मूवमेंट समझ में नहीं आ। अरे क्विट इंडिया मूवमेंट समझने से पहले ये तो सोचो कि क्या तुमने अगस्त ऑफर पढ़ा है, क्रिप्स मिशन पढ़ा है, इसके बीच में इंडिविजुअल सत्याग्रह पढ़ा है, जो मैं पिछली क्लासेस से कंसिस्टेंटली पढ़ा रहा हूं। अगर आपने उन छोटे आंदोलन को पढ़ा है तो आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बैकग्राउंड को समझ पा रहे हो। आप ये समझ पाओगे कि एक ऐसा इंसान जो नॉन वायलेंस की विचारधारा को प्रमोट करता है वो अचानक से क्यों बोल रहा है करो या मरो। महात्मा गांधी जो बोल रहे हैं नॉन वायलेंस सत्याग्रह, व्हाई ही सेइंग डू और डाई, बिकॉज उनको भी दिख गया है कि क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, ये ऐसे ऐसे ऑफर आ रहे हैं जिससे ब्रिटिशर्स हमें बेवकूफ बना रहे हैं, वो वॉर को खत्म होने का वेट कर रहे हैं, कलयुद्ध खत्म हो जाएगा वो हमें फिर से वैसे ही गुलाम की तरह ट्रीट करेंगे। सो अल्टीमेटली वी हैव टू एंड दिस पर्टिकुलर राइजिंग पावर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, चलो, तो इसलिए नेशनलिज्म की ग्रोथ होते हुए नजर आ रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सोशल कंडीशन बता चुका, वर्ल्ड वॉर 2 आ रहा है तो प्राइसेस बढ़ चुका है, इन्फ्लेशन आया हुआ है, बंगाल में फेमाइन भूखमरी से लोगों की मृत्यु हो रही है, इंटरनेशनल सिचुएशन भी अपन पढ़ चुके हैं सर। इस टाइम पीरियड में साउथ ईस्ट एशिया में खतरा है, इंडिया और वर्मा के ऊपर में जापानी आक्रमण हो सकता है, तो इंडियंस को खतरा लग रहा है कि ब्रिटिशर्स के साथ जापान की दुश्मनी है, तो कहीं ब्रिटिशर्स की दुश्मनी के कारण जापान भारत पे कब्जा ना कर ले, क्योंकि भारत ब्रिटिशर्स के अंदर में, तो इन दोनों की लड़ाई में कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, इससे अच्छा आप अंग्रेज को भी भगाओ, सीधी सी बात, राइट। इसीलिए क्या होता है सर, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है, यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी, क्या नाम है सर इसका, द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कमेटी इज कांग्रेस वर्किंग कमेटी। ये कब बैठ रही है, तो ये वार्धा में बैठती है सर 12 जुलाई 1942 को, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है ग्वालियर टैंक बॉम्बे, ये होती है सर 8 अगस्त 1942 को, जिसके ऊपर में यूपीएससी ने बेसिकली क्वेश्चन पूछा था 2021 के प्रीलिम्स में। रेजोल्यूशन क्या था, तो हमें क्विट इंडिया रेजोल्यूशन को पास करना है, और स्लोगन में गांधी जी ने स्लोगन दिया था करो या मरो, सिंपल इज दैट, डू और डाई वाज द स्लोगन गिवन बाय महात्मा गांधी। तो मेन डिमांड पता ही है सर, इमीडिएट ब्रिटिश विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, मतलब इमीडिएट बेसिस पे अंग्रेजों को भारत से निकलना चाहिए। दूसरा, हमें यहाँ पे प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाने की आवश्यकता है, टेम्पररी गवर्नमेंट बनाना है। और तीसरा, हमें भारत को फ्री यानी कि आजाद कराना है। यानी कि आप इमीडिएट गवर्नमेंट रिएक्शन देखो तो गवर्नमेंट को जैसे ही पता चला कि इंडियंस ने क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट किया, उन्होंने सबसे पहले लोगों को अरेस्ट कराना स्टार्ट कर दिया 8-9 अगस्त के आसपास में। ठीक है, महात्मा गांधी जी को पूना के जेल में डाल दिया गया, जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर फोर्ट की जेल में डाल दिया गया, अबुल कलाम आजाद को अहमदनगर फोर्ट को डाल दिया गया, और कांग्रेस को बोल दिया गया कि ये इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है। कांग्रेस इज एन इलीगल ऑर्गेनाइजेशन, ये अंग्रेजों ने डिक्लेयर कर दिया हमेशा की तरह। जैसा नॉन कोऑपरेशन में हुआ, जैसा सिविल डिसोबीडियंस में हुआ, तो क्विट इंडिया क्यों अलग होगा, यहां भी सेम हो रहा है। सर क्विट इंडिया मूवमेंट का नेचर क्या है, तो पहले वाले मोमेंट देखो तो ये नॉन वायलेंट रेसिस्टेंस, इसमें ग्रेजुअल बेसिस पे मास मूवमेंट, मतलब पुराने वाले मोमेंट में जन आंदोलन है लेकिन धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्विट इंडिया में बहुत तगड़े तरीके से अचानक से जन आंदोलन बढ़ गया, बिकॉज जितने आम जनता है वो पुराने आंदोलन से, मतलब पुराने मोमेंट से, आंदोलन से वो ट्रेंड हो चुके हैं। दे एग्जैक्टली नो दैट द टाइम हैज कम व्हेन वी शुड बी रिपेलिंग हियर, वी शुड बी आस्किंग फॉर आवर डिमांड्स अपराइटली, ये वो समझ चुके हैं बात को। ठीक है, तो मास अपराइजिंग हो रहा है, इनफैक्ट बहुत जगह तो वायलेंस भी हो जा रहा है, राइट, वायलेंस रेसिस्टेंस भी हो रहा है, प्लस क्लियर ऑब्जेक्टिव है सर अंग्रेजों को भगाओ, है ना। तो ये मतलब रेलवे हो, टेलीग्राफ लाइन हो, सबको बेसिकली तोड़ दिया गया। तो ये सब चीज आपको पता, मतलब ये बताने की आवश्यकता नहीं, सब आप आंसर्स में लिखते हो मेंस में, प्रीलिम्स के लिए तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, अंडरस्टैंडिंग आपको पता ही है इसकी। लीडरलेस मोमेंट कहने का मतलब है कि सर 24 घंटे के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, अंग्रेजों ने उनको अरेस्ट करा दिया, तो ये पूरा मोमेंट है लीडरलेस हो गया, है ना, स्पॉन्टेनियस हो गया, डिसेंट्रलाइज हो गया, मतलब अचानक से छोटे छोटे हिस्सों में टूटने लगा।
अब महात्मा गांधी हमेशा कहते हैं कि अगर बड़े नेता अरेस्ट हो जाए तो आप सभी को अपने एरिया के छोटे नेताओं की बात सुनना है, बिकॉज वो जिस हिसाब से बोलेंगे आंदोलन उसी हिसाब से लेकर के जाओ। हर इंसान का डिमांड अलग है, तो हर इंसान के हिसाब से आंदोलन का इंटरप्रिटेशन भी अलग है। तो आपको दिखाई देगा बहुत जगहों पे तो अनगांधीयन फेज भी इसको बोला गया, मतलब महात्मा गांधी नॉन कोऑपरेशन और नॉन वायलेंस में भरोसा रखते हैं, यहाँ पे नॉन वायलेंस की जगह बहुत जगह तो वायलेंस भी हो जा रहा है ना। तो पर्पस आपको पता ही है सर, क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या पर्पस है कि अपने को अपना मोरल मेंटेन करना है, एक्टिविस्ट को गाइड करना है, अंग्रेजों के अगेंस्ट रेसिस्टेंस दिखाना है। लेकिन इसमें कुछ अंडरग्राउंड लीडर्स हैं, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग रोल है, मैं आपको यही बताना चाह रहा था। अंडरग्राउंड रूलर लीडर्स में आपको सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे दिखाई देंगी है सर सुचिता कृपलानी, इनके ऊपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा मेजर रोल प्ले करते हुए नजर आती है सर उषा मेहता। अब उषा मेहता उस टाइम पीरियड में एक बहुत ही यंग लेडी, शी इज अ वेरी यंग गर्ल, और वो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चला रही है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, उषा मेहता जी ने क्या किया था, सीक्रेट कांग्रेस रेडियो स्टार्ट किया था, मतलब एक अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया था सर, अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन। और कहां पे स्टार्ट किया था, तो इसको बॉम्बे में स्टार्ट किया था अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन। क्यों स्टार्ट किया था, ताकि अंग्रेजों से छुपा करके अंग्रेजों के विरोध जो भी मैसेज पास करना है, so that Britishers should not know that they are somehow trying to pass on some messages that can be done easily. That is the reason why they started this underground radio station. Especially you can see Usha Mehta, she is playing a great role into this, right? क्योंकि अंग्रेजों के संज्ञान में आ जाएगा तब तो वो खत्म कर देंगे। तो इस तरीके से आप देखो यहाँ पे अलग अलग जगहों पे अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन चल रहा है, गुरिल्ला वॉरफेयर चल रहा है। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या हुआ कि अंग्रेजी सैनिकों के ऊपर में 4 अलग अलग डायरेक्शन से अटैक किया गया, फिर आप अचानक से भाग गए, पता भी नहीं चला अंग्रेजों को कि किसने कहां से हम पे अटैक किया। तो गुरिल्ला वॉरफेयर मेथड का इस्तेमाल किया गया। तो बहुत बड़े स्केल पे सबने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, स्टूडेंट्स ने जन आंदोलन किया, राइट, पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। पीजेंट्स ने स्पेशली जितने भी कॉलोनियल सिंबल्स है, जो भी अंग्रेजों के सिंबल्स के चिन्ह है, उनके ऑफिसर उनके ऑफिसेस हैं, उनके बंगलोज हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनके ऑफिसर्स हैं, सब पे अटैक किया, राइट। स्पेशली अब देखो स्टूडेंट्स ने बिहार वाले एरिया, पटना बनारस, यहाँ से तगड़ा रूप में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। ईस्टर्न बिहार, ईस्टर्न यूपी के आसपास में पीजेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। ट्राइबल्स देखो बंगाल वाले एरिया में जो है ट्राइबल्स वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज भी बहुत अलग अलग जगहों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी दुखी है तो भी अंग्रेजों के अगेंस्ट है। वुमेन ने एक बहुत मेजर रोल प्ले किया इस पर्टिकुलर मोमेंट में, ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज देखने को मिलती है। तो महिलाओं का इस आंदोलन में बहुत बड़े रूप में भूमिका देखने का एक सबसे सटीक रीजन है कि महात्मा गांधी जी जब भी एक बड़ा आंदोलन खत्म होता था वो कंस्ट्रक्टिव वर्क करते थे। कंस्ट्रक्टिव वर्क मतलब बैकवर्ड कम्युनिटी को अपलिफ्ट करना, महिलाओं से बात करना, उनके कॉज को ऊपर लेकर के आना, सब उनका कंस्ट्रक्टिव वर्क कहीं ना कहीं यहाँ बहुत काम आया। इसलिए अब देखो महिलाएं बहुत बड़े रूप में इस आंदोलन में पार्टिसिपेट कर रही हैं। वुमेन आर प्लेइंग सिग्निफिकेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर मोमेंट। जैसे इसमें आपको अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, सुचिता कृपलानी जैसे औरतें दिखाई देंगी जो अंडरग्राउंड रेडियो स्टेशन भी चलाते हुए नजर आती है। इस चीज को मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, राइट, अलग अलग जगह से अलग अलग लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है पैरेलल गवर्नमेंट। पैरेलल गवर्नमेंट आपको यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट दिखाई देगा। पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब पता है क्या होता है, पैरेलल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि अंग्रेजों ने तो ये गवर्नमेंट चला रहे हैं, मतलब अंग्रेज अपने हिसाब से देश में अपना रेगुलेशन चला रहे हैं। कुछ लोग अंग्रेजी हुकूमत से इतने नाराज हैं कि वो अंग्रेज के अगेंस्ट अपना खुद की सरकार चला रहे हैं। दे आर होल्डिंग अ पैरेलल गवर्नमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मतलब जैसे अंग्रेजों का हुकूमत चल रहा है वो तो एक तरफ चल ही रहा है, उसके पैरेलल वो अपनी खुद की भी हुकूमत चला रहे हैं। सो देयर इज अ पैरेलल गवर्नमेंट व्हिच इज गोइंग इन पैरेलल विद द ब्रिटिश रूल। अभी पैरेलल गवर्नमेंट में आपको कौन कौन दिखाई देंगे, तो बलिया वाला जो एरिया है 1942 में, बलिया, यहां से आपको चिट्टू पांडे दिखाई देंगे, ये कहीं ना कहीं प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया गया। फिर आपको यहाँ पर तमलुक डिस्ट्रिक्ट दिखाई देगा, तमलुक से आपको सतीश चंद्र सामंता दिखाई देंगे, इन्होंने जतिया सरकार स्टार्ट किया, रिलीफ वर्क स्टार्ट किया, लोगों को मदद करना स्टार्ट किया। फिर सतारा वाला एरिया दिखाई देगा महाराष्ट्र में, यहाँ पे आपको नाना पटेल, वाईवी चमन दिखाई देंगे, यहाँ पे उन्होंने प्रति सरकार करके अपना एक आंदोलन स्टार्ट किया। तो ये वो जगह है जहां पे सर पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है, मतलब यहाँ पे लोग अंग्रेजों की बात नहीं सुन रहे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपनी खुद की सरकार चला रहे, ब्रिटिशर्स के टेलीग्राम को, पोस्टल सर्विसेज को किसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अपने हिसाब से अपने आप को रेगुलेट कर रहे हैं। दीज आर द एरिया जहां पे पैरेलल गवर्नमेंट चल रहा है। तो बहुत बार क्वेश्चन आता है कि तमलुक से पैरेलल गवर्नमेंट में कौन थे, तो सर आपको पता चलना चाहिए सतीश चंद्र सामंता। सतारा से कौन थे, तो नाना पाटिल, वाईवी चमन। बलिया से कौन थे, तो सर चिट्टू पांडे। ये लोग बेसिकली अलग अलग रीजन से पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, यानी कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अपनी खुद की एक सरकार चलाते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे एरियाज पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अब ब्रिटिश रिस्पॉन्स क्या है सर,
ब्रिटिशर्स ने बहुत बड़े स्केल पे लोगों को अरेस्ट किया, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया, मिलिट्री डिप्लॉयमेंट किया, है ना, ऐसे कहते लाखों की संख्या में लोगों को अरेस्ट किया गया, 1,000 से लगभग 10,000 के बीच में लोगों की मृत्यु हो जाती है, राइट। इनफैक्ट सपोर्ट टू ब्रिटिशर्स, तो मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, प्रिंसली स्टेट, ब्रिटिश इंडियन आर्मी, इंडियन इंपीरियल पुलिस, इन सभी ने अंग्रेजों की मदद की है। दे हैव हेल्ड द ब्रिटिशर्स एट द एंड ऑफ द डे। तो ये मोमेंट सिग्निफिकेंट इसलिए क्योंकि इस मोमेंट ने एक मास रिजेक्शन दिखाया, मतलब क्विट इंडिया मोमेंट पे आते आते अंग्रेज ये समझ चुके थे कि एक तरफ वर्ल्ड वॉर 2 और एक तरफ भारत आजाद होने की मांग कर रहा है, मतलब उनको ये समझ में आ चुका है कि भारत लंबे समय तक हमारा गुलाम नहीं होगा, वी हैव टू टुडे और टुमारो व्हाट लीव इंडिया। अब ये सोचना है कि इंडिया छोड़ने से पहले हम इंडियंस को पावर कैसे ट्रांसफर करें अंग्रेजों के लिए, बस अभी ये चैलेंज है। बिकॉज उनको समझ में आ चुका है कि हर 5, 6, 10 साल के अंदर में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है, कभी नॉन कोऑपरेशन, कभी सिविल डिसोबीडियंस, कभी क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब हमारे जाने का टाइम क्या है सर, आ चुका है, ठीक है। It's something that Britishers have understood this, right? So now, अच्छा, मूविंग अहेड, I'll just take 30 seconds। जितने भी ऐसे एस्पिरेंट हैं जो यूपीएससी का 2026 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, आप सभी के लिए एक बहुत प्यारी सीरीज लेकर के आया हूं मैं। प्लीज अंडरस्टैंड, दिस इज दी डिकोडर पीवाईक्यू, यूपीएससी पीवाईक्यू डिकोडर सीरीज। इसमें पता है हम क्या कर रहे हैं, जो पिछले आपके स्पेशली 10 साल के क्वेश्चंस हैं उनमें ना कुछ 30 इंपॉर्टेंट थीम्स है जहां पे एग्जामिनर बार बार हिट करता है, उस थीम्स को हम 30 दिन के अंदर कवर अप कर रहे हैं 30 वीडियोस में। जैसे कि आप देखो हिस्ट्री उठा लो, अब हिस्ट्री अपन पढ़ रहे हैं, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ हिस्ट्री, क्विट इंडिया, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन। अब ये इंपॉर्टेंट थीम है, इसको मैंने एक थीम बना लिया, ये नेशनल मोमेंट हो गया, गांधी नेशनल मोमेंट। अब इन तीन से रिलेटेड जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चन रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और उनके जो 4 ऑप्शंस होते हैं उन 4 में से एक ही सही है, सपोज करो ऑप्शन नंबर 3 सही है, लेकिन जो पहला, दूसरा और चौथा, ये जो 3 ऑप्शंस हैं इनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम बस ऑप्शन देख के जाएंगे, विल स्टडी देम इन मोर डिटेल में, ताकि इनके अराउंड हमारे पास में कंटेंट अच्छा होना चाहिए। देयर शुड बी गुड कंटेंट अराउंड दीस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स। क्योंकि यूपीएससी क्या करती है, वो ऐसे ऑप्शंस को रेफरेंस में लेकर के वो एक नया क्वेश्चन, एक नया प्रश्न फिर से बना देती है उन्हीं ऑप्शंस को रेफरेंस में लेकर के। So that is how UPSC makes question. What it do? तो it actually neglects the right answer, जो आपके गलत आंसर से उसके ऊपर में एक नए क्वेश्चंस बनते हैं। तो इस तरीके से हम पिछले 10 साल के जितने भी थेमेटिक एरियाज है, हिस्ट्री के सिर्फ नहीं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सब कुछ कर रहे हैं एट जस्ट ₹799। ठीक है, वो भी कहां पे सर, तो पावर मंथन एप्लीकेशन पे आप उसको डाउनलोड करो, वहां पे आपको कोर्सेज सेक्शन में दिख जाएगा, राइट। इससे हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें 30 मार्क्स का एज मिलेगा, यानी कि 15 क्वेश्चन स्टैटिक के मिनिमम यूपीएससी में उन्हीं पैटर्न पे, उन्हीं थीम्स के ऊपर में रिपीट होंगे। ऐसा मैं प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, ये एक कैलकुलेटेड बेस है। अगर आपने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है पिछले 10 साल का तो आपको ये दिखाई देता हुआ नजर आएगा। दिस इज द बेयर मिनिमम आई एम सेइंग हियर, नंबर्स इससे ज्यादा है, बट दिस इज द बेयर मिनिमम, तो आपको इतने मार्क्स के आसपास का बूस्ट मिलेगा इफ यू provided if you have revised this content over and again in a much better manner, right? चलो, so let us go ahead। अब एक दूसरा इवेंट होता है सर, दैट इज रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी। याद है 1857 1857 की क्रांति, जहां पे हमारी इंडियन आर्मी, मतलब बेसिकली जो सिपाही थे उन्होंने मिलकर के एक म्यूटिनी किया था, है ना। अब यहाँ पे नेवी की म्यूटिनी होती है। 1857 की जो शुरुआत हुई थी 1857 की, उसको हम पता है क्या बोलते हैं, इसको सेपॉय म्यूटिनी। सेपॉय म्यूटिनी मतलब पता है क्या, सेपॉय म्यूटिनी का मतलब होता है सर सिपाहियों का विद्रोह। और जो सेपॉय म्यूटिनी था, 1857 का रिवोल्ट था, इसको सावरकर साहब ने कहा था कि ये हमारी आजादी का सबसे पहला युद्ध है, इट्स द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। बहुत सारे हिस्टोरियंस कहते हैं कि जो रॉयल इंडियन नेवी का म्यूटिनी है, मतलब जो नेवी के सोल्जर्स ने विद्रोह किया था, इसको कहते हैं लास्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, बिकॉज 1946 में ये हुआ और 47 में देश आजाद हो गया था। तो बेसिकली अब ब्रिटिशर्स में समझ में आ चुका है कि भैया हर एक लोग, चाहे वो फौज का इंसान हो, गवर्नमेंट सर्विसेज का इंसान हो, आम इंसान हो, किसान हो, सबको प्रॉब्लम है अंग्रेजी शासन से, यानी कि अंग्रेज अब यहाँ पे रूल नहीं कर सकते, दे विल हैव टू लीव द पावर। और वही होता है यहाँ पे। बेसिकली अगर आप बैकग्राउंड में देखोगे तो जो इंडियन नेवी थी, इसमें जितने भी हमारे सोल्जर्स थे उनको जबरदस्ती वर्ल्ड वॉर 2 में इंक्लूड किया गया, मैसिव मास में उनको, मतलब मैसिव नंबर पर रिक्रूट किया गया, उनके साथ में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन किया गया। अरे भैया इनका रेस गंदा है, ये ब्राउन्स है ना, they are a weaker race people, we are whites, we are superior, right? इस तरीके से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो उनके अंदर में राष्ट्रीयता की भावना जाग रही है, that is what it is triggering or it is causing national
व्हाट नेशनलिज्म, सेंस ऑफ नेशनलिज्म एट द एंड ऑफ द डे। और कहीं ना कहीं वही सामने दिखाई देता हुआ नजर आता है जब स्पेशली HMIS तलवार नाम का जो शिप था उसके जितने भी सोल्जर्स थे नेवी वालों सभी ने रेबेल कर दिया, स्पेशली किसके अगेंस्ट में, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। होता क्या है सर, इनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण बहुत ही बुरी स्थिति में इनको रखा गया, इनको खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा है, राइट, इनकी कोई बात नहीं सुन रहा, राइट, इनको कोई मतलब मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल रहा, बिकॉज ऑफ ऑल दिस पर्टिकुलर फैक्टर, राइट। वहां पे एक आर्थर फ्रेडरिक क्रिंग करके बेसिकली एक रूलर थे, मतलब कह सकते हो कि एक इंसान था जो इनको हेड कर रहा था, उसने इतना बुरा हाल रखा था इनका कि कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं उन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, रेबेल कर दिया, बिकॉज उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट देखा था, INA ट्रायल देखा था, तो नेवी वालों को लगा कि भैया अब हमारी बारी है, अब हमें उठ करके अपने डिमांड सामने रखना चाहिए, और ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के कारण इन्होंने अपना डिमांड सामने रखा। और कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में 18 फरवरी 1946 को HMIS तलवार जो बॉम्बे में था वहां पे नो फूड नो वर्क करके एक मास म्यूटिनी स्टार्ट हो जाती है। जो नेवी के लोग थे कि नहीं खाना मिलेगा तो कोई काम नहीं होगा। इसके बाद जो 78 शिप्स थी बॉम्बे के आसपास में, उन सभी में जितने लोग थे लगभग 20,000 से ज्यादा लोगों ने इसको जम के पार्टिसिपेट किया, जो नेवी वाले लोग थे। इसके आपको कुछ की लीडर्स का नाम याद रखना, बिकॉज हो सकता है इन लीडर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे। एक बार यूपीएससी ने जो आजाद हिंद फौज, जो इंडियन आर्मी थी ना, राइट, सुभाष चंद्र बोस की, उसके ऊपर में क्वेश्चन पूछ दिया था, उनके सोल्जर्स का नाम देकर के बोल दिया कि बताओ ये कौन थे। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स थे, लॉयर्स थे, या इंडियन नेशनल आर्मी के ऑफिसर्स थे, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था। तो इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। जैसे आपको सलील श्याम दिखाई रहे हैं, BC दत्त दिखाई दे रहे हैं, मदन सिंह दिखाई दे रहे हैं, ऋषि देवपुरी दिखाई दे रहे हैं, MS खान दिखाई दे रहे हैं, ये सब कौन है? सो दे आर द की लीडर्स फॉर प्लेइंग ग्रेट रोल हियर, ठीक है। स्लोगन कैसे लग रहे हैं? जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद, क्विट इंडिया, ऐसे स्लोगन्स लगाया गया है। और बेसिकली इस तरीके से पूर्ण रूप से एक बहुत बड़ा आपको विद्रोह यानी कि मास म्यूटिनी स्पेशली नेवी के सोल्जर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया, एंड दे डिड इट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। लास्ट में क्या होता है, म्यूटिनी खत्म होता है जब MS खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों ने जाकर के लोगों से बात किया, अंग्रेजी हुकूमत से बात किया, तो इसको यहाँ पे खत्म कर दिया गया। तो अब ब्रिटिशर्स को ये चीज समझ में आ चुका था कि भारत पे अब उनका शासन लंबे समय तक नहीं हो सकता। नाउ ओनली थिंग दैट दे आर सपोज्ड टू डू इज टू ट्रांसफर दिस पावर टू इंडियंस एज सून एज पॉसिबल। लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए चैलेंज है कि इंडियंस को पावर को कैसे ट्रांसफर करें, क्योंकि हमेशा याद रखना किसी मुद्दे में टांग अड़ाना बहुत आसान है, किसी मुद्दे में कूद जाना कि मैं इसको ठीक करूंगा ये बहुत आसान है, लेकिन जब वो ठीक नहीं हो ना तो वहां से निकलना बहुत कठिन है, क्योंकि सब लोग आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करेंगे। अरे तो बहुत कूद के गए थे कि मैं ये कर लूंगा, देखो क्या करके आ रहे, लेट्स सी क्या ही कर सकता है ये इंसान। ऐसे क्वेश्चंस करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। दैट एग्जैक्टली इज द रीजन व्हाई ब्रिटिशर्स ने कैबिनेट मिशन प्लान बनाया 1946 में, एक ही ऑब्जेक्टिव के साथ। अब भारत को आजाद करने से पहले भारत के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनानी है कि यहाँ के लोग अपने हिसाब से अपना संविधान बना सके और हम भारत को छोड़ करके यहाँ से निकल सके, ठीक है। तो बेसिकली क्या आता है सर, कैबिनेट मिशन आता है। जस्ट 10 मिनट्स, 10 मिनट हार्डली, एंड द क्लासेस विल बी ओवर, जस्ट बी हियर, राइट। तो इनका एम क्या है, फटाफट देखो, मैं आपको एग्जैक्ट वही पढ़ा रहा हूँ जहां से क्वेश्चन आता है, वो सारा लिटरेचर पार्ट कट कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ पढ़ा रहा हूँ, एंड आई एम ओनली हिटिंग दोस एरिया जहां से क्वेश्चन दिखेगा आपको एग्जाम में। सो प्लीज टेक इट सीरियसली, राइट। तो इसका एम क्या है, ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंडियंस, जितनी जल्दी हो सके इंडियंस को पावर ट्रांसफर करो। दूसरा, इनके लिए एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाओ, एक इंटरम गवर्नमेंट बनाओ, जब तक इनका संविधान लिखा जाएगा तब तक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाओ, इनको रिस्पॉन्सिबल बना दो अपने हिसाब से अपने आप को रूल करने के लिए, और हम लोग यहाँ से निकलते हैं, बिकॉज हमारी बदनामी हो रही है। तीसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ऑब्वियसली बात है, जब तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाएगी, एक टेम्पररी गवर्नमेंट बनाना है हमें, और कोशिश करना कि इंडिया को यूनिटी हम प्रिजर्व करके रखें, ऐसा ना हो कि इंडिया अलग अलग पार्ट्स में टूट जाए। अब इसके टूटने के चांसेस इसलिए ज्यादा है क्योंकि मुस्लिम लीग पिछले 5-10 साल से रट लगाई हुई है कि उसको कुछ भी नहीं चाहिए, नथिंग लेस देन पाकिस्तान, उसको पाकिस्तानी सपना में दिख रहा है। और अंग्रेजों को ये दिख चुका था कि जो उन्होंने कॉम्युनलिज्म की शुरुआत की थी ना, जो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट देना शुरू किया था 1909 में, वो एक कैंसर की तरह पूरे देश में फैल गया, और भारत में अब हर एक कम्युनिटी कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रही है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, महात्मा गांधी जैसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो अभी भी उनको एक साथ बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप तोड़ोगे, डिवीजन करोगे, तो किस किस लेवल पे करोगे? आप धर्म के नाम पे करोगे तो मुस्लिम्स के लिए अलग देश, हिंदुओं के लिए अलग देश। अब अगर जाति के नाम से करोगे तो अपर कास्ट के लिए अलग देश, लोअर कास्ट के लिए अलग देश। जेंडर के नाम से करोगे तो मेल के लिए अलग कंट्री, फीमेल्स के लिए अलग कंट्री। किस किस लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन करोगे, डिवीजन करोगे? बिकॉज इंडिया, ब्रिटिशर्स ने तो हर लेवल पे डिवीजन किया है ना इंडिया में। 1935 के एक्ट में उन्होंने वुमेन तक को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया हुआ है, लेबर्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया हुआ है। थैंकफुल टू महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर, उन्होंने पूना पैक्ट कर लिया था, अदरवाइज वो बैकवर्ड कम्युनिटी को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे रहे थे। कहीं ना कहीं कल बैकवर्ड कम्युनिटी एक देश में डिमांड कर लेते, ये भी एक चैलेंज हो जाता, बिकॉज ब्रिटिशर्स को एक चीज पता था,
फूट डालो, राज करो। उन्होंने देश में इंडियन के डीएनए को समझ चुके थे और वो हमारे डीएनए में घुस करके डिवीजन फैला चुके थे। अब उनके लिए भी समस्या था कि इसको यूनाइट करके कैसे भी इनको छोड़ दो इनके भविष्य के सहारे और भाग जाओ यहां से, कैसे यूनाइट करें, ये एक चैलेंज है। अब इसलिए आता है वापस से कैबिनेट मिशन। कौन कौन से मेंबर है? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सर स्टैंडफोर्ड क्रिप्स, वही इंसान जो क्रिप्स मिशन लेकर के आया था 1942 में, ही इज हियर सेकंड टाइम, right? He is the president of board of trade, and the next is A.V. Alexander, he is the first lord of admiralty। तो ये तीन लोग आए थे बेसिकली कैबिनेट मिशन प्लान को लेकर के इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करते हुए। और इन्होंने बेसिकली भी बताने की आवश्यकता नहीं है क्या बैकग्राउंड है, आप सभी को पता है बैकग्राउंड क्या है। अल्टीमेटली दे वांट टू लीव कंट्री एज सून एज पॉसिबल, कैबिनेट मिशन, राइट, इसीलिए आया था। क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफर जैसे प्लान ऑलरेडी फेल हो चुके हैं, तो इस टाइम पीरियड में ये कैसे भी चाह रहे हैं कि इंडियंस के हम डिमांड्स पे खड़े हो सके ताकि हम देश को आजादी दिलाकर के यहाँ से निकल जाए। तो मेजर प्रपोजल में सबसे पहला प्रपोजल था, ठीक है, पाकिस्तान रिजेक्टेड ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज। मतलब पाकिस्तान का जो डिमांड था इसको रिजेक्ट कर दिया गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज होगी, सर ये दिक्कत हो जाएगा, पाकिस्तान को हम नया देश नहीं बनाएंगे, इंडिया में ही हम अलग अलग लोगों को अलग अलग राइट्स दे देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस देश में 3 लेवल पे पावर को डिवाइड करेंगे। फेडरल स्ट्रक्चर मतलब डिवीजन ऑफ पावर फॉर मोर देन 2 ऑर्गन, यानी कि कम से कम 3 ऑर्गन्स में पावर को डिवाइड करेंगे। उन्होंने बोला कि हम यूनियन के पास में डिफेंस, कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल अफेयर जैसे पावरफुल इश्यूज देंगे। फिर हम प्रोविंस की ग्रुपिंग्स को करेंगे। प्रोविंस का मतलब क्या है? जितने भी स्टेट्स है। तीसरा, प्रोविंस के पास में रेसिडुअल पावर भी होगा, मतलब प्रोविंस के पास में बहुत ही यूनिक सा पावर है, यानी कि सपोज करो कोई अगर नया मुद्दा आ गया और उस मुद्दे को कहीं भी लिखा नहीं गया है कि इस मुद्दे के ऊपर में सेंटर कानून बनाएगा या प्रोविंस कानून बनाएगा, बिकॉज वो बहुत नया है, किसी को नहीं पता उसके बारे में, है ना। फ्यूचर में कुछ भी चैलेंज आ सकता है, अपने को थोड़ी पता कि आज से 20 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी आने वाली है। तो अगर कोई भी ऐसा चैलेंज, कोई भी ऐसा इशू आ रहा है जो ना ही हमने लिखा हुआ है कि इसके ऊपर में सेंट्रल कानून बनाएगा, इसके ऊपर में स्टेट कानून बनाएगा, उनको कानून बनाने का पावर हम प्रोविंस को दे रहे हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर मिशन ने प्रोविंसेस को ज्यादा पावरफुल दिया, पावर बनाया था। आज के टाइम में आप देखो तो ऐसे जो इश्यूज होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं रेसिडुअरी पावर। ये रेसिडुअरी पावर आज आपको पार्लियामेंट के पास दिखाई देगा। मतलब अगर कोई नया मुद्दा आ गया तो उसके ऊपर में कानून बनाना हो तो पार्लियामेंट बनाएगा, लेकिन इन्होंने ये पावर दिया था प्रोविंसेस को। क्यों दिया था प्रोविंसेस को? ये मान करके कि सर प्रोविंसेस में अगर मुस्लिम्स हैं तो उनको लगे कि हमें ऑटोनॉमी मिल रही है, अपने हिसाब से हम रेगुलेट कर सके। बैकवर्ड कम्युनिटी है तो उनको लगे कि हमें ऑटोनॉमी मिल रही है, हम अपने हिसाब से रेगुलेट कर सके, ताकि एक नया देश ना बने। इंडिया में ही हम इनको अलग अलग तरीके से पावर देकर के एक देश बना करके रखे। तो ये इनका बेसिक सा पर्पस है, इसीलिए इन्होंने कैबिनेट मिशन ने भारत को 3 पार्ट में डिवाइड किया, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ग्रुप ए में बोला बॉम्बे, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार, उड़ीसा, ऐसे एरियाज जहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, इसको एक ग्रुप बना दिया गया। ग्रुप बी में पंजाब, नॉर्थ वेस्ट, सिंध, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। ग्रुप सी में बंगाल, असम, यहाँ भी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है। और ये बोला कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे ग्रुप में बैठेंगे और साथ में वोट किया जाएगा ताकि सबको रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा मिले। प्लस इन्होंने बोला कि वी शुड हैव अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स थे, जिसमें से 292 तो सर प्रोविंस से आए थे, जो अलग अलग प्रोविंसेस है वहां से वो इलेक्ट होकर के आए थे, है ना। 4 आए थे चीफ कमिश्नर प्रोविंस, मतलब जिन एरियाज में सेंटर का कंट्रोल था। और 93 आए थे प्रिंसली स्टेट, यानी कि अगर कोई राजा महाराजा, राजा रजवाड़ा है तो वो राजा अपने एरिया से किसको भेजना चाहता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो राजा के पास पावर है, वो उसको चुन सकता है, ही कैन नॉमिनेट इट। तो जिन एरियाज में राजा थे, जो प्रिंसली स्टेट था, वहां से इंसान को नॉमिनेट करके राजा ने भेजा, मतलब राजा ने अपने हिसाब से चुन करके भेजा। और जिन एरियाज में प्रिंसली स्टेट नहीं है, जिन एरियाज में क्या है सर, जिन एरियाज में प्रोविंसेस है जहां नॉर्मल इलेक्शन हो सकता है, उन एरियाज में इलेक्शन करके लोगों को चुन करके भेजा गया कि हाँ जी सर ये इस एरिया से संविधान लिखने जा रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बनेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स पहला इलेक्ट होकर के आए और दूसरा सर वो नॉमिनेट होकर के भी आए हैं। कहां से इलेक्ट हुए? तो सर वो इलेक्ट हुए हैं नॉर्मल प्रोविंसेस से। कहां से नॉमिनेट हुए? नॉमिनेट हुए वो प्रिंसली स्टेट्स। ऐसे अलग अलग जगह से मेंबर्स आपको आते हुए नजर आते हैं। एंड द मेंबर्स आर इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से मेंबर्स का इलेक्शन होता है। वोटिंग ग्रुप में जनरल, मुस्लिम, सिख, ऐसे 3 अलग अलग बेसिकली वोटिंग ग्रुप्स बनाए गए थे, ठीक है। ये बोला गया कि पहले हम प्रोविंसेस लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे और फिर हम सभी को एक साथ मिलाकर के यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, यानी कि हम प्रोविंसेस को ज्यादा पावर दे रहे हैं ताकि प्रोविंसेस नया देश डिमांड ना करे, एक साथ रहे, फिर सबको मिलाकर के देश चलाएंगे, ठीक है। ये इनका बेसिकली डिमांड था, यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देने की ये बात कर रहे थे और बोला कि हमने टेम्पररी गवर्नमेंट बनाना जिससे हम देश का संविधान लिख सके। रिएक्शन क्या होता है? कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया। वो चाह रही थी कि देश यूनाइटेड रहे, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं चाह रही थी, बट ही अपोज द कंपलसरी ग्रुपिंग प्रोविंस। मतलब जो इन्होंने एक कंपलसरी पोजीशन बना दिया था ना कि हम ग्रुपिंग करेंगे 3 पार्ट्स में, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को पसंद नहीं था। वो कह रहे थे कि इसको सिंपल रखो ना, सबके लिए रखो, एक साथ बैठाओ।
ए बी सी करके ग्रुप्स बनाने की क्या आवश्यकता है? बेसिकली ये बातें कह रहे हैं। मुस्लिम लीग, पहले मुस्लिम लीग ने इनिशियली उसने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसको लगा था कि ये जो ग्रुपिंग होगी ये मुस्लिम्स मेजॉरिटी प्रोविंसेस की ग्रुपिंग है, हम मुस्लिम्स एक साथ बैठेंगे। बाद में इसने रिजेक्ट कर दिया ये बोल करके कि जो कांग्रेस है, राइट, वो ग्रुपिंग को अपोज कर रही है। ये बात बोल दिया कि देखो, अगर कल आप हमें माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करो, मुस्लिम्स के लिए ये भी खतरा है कि अगर आप मुस्लिम्स को माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करोगे तो माइनॉरिटी स्टेटस तो सिख भी मांगेंगे, माइनॉरिटी स्टेटस तो जो लोअर कास्ट में हिंदूज है वो भी मांगेंगे, अनटचेबल्स भी मांगेंगे। तो अगर आप सबको इक्वल माइनॉरिटी स्टेटस दोगे तो उन माइनॉरिटी के कंपैरिजन में मुस्लिम माइनॉरिटी तो कम पड़ जाएगी, मतलब हम नीचे हो जाएंगे ना। अगर आपने सपोज करो 10 सीट रिजर्व किया माइनॉरिटीज के लिए, तो माइनॉरिटी में सिर्फ मुस्लिम ही थोड़ी है, माइनॉरिटी में तो सिख भी है, माइनॉरिटी में तो अनटचेबल्स भी है। तो सबको एक सीट पे बैठाओगे तो मुस्लिम्स की संख्या तो कम हो गई, हमारा तो रिजर्वेशन कम हो गया कंपेरिजन टू एक नए देश। अगर हमें एक नया देश मिले तो सब अपने हिसाब से रेगुलेट करें। तो इनके दिमाग में वही सब चल रहा है, देश इनको नया चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। इसी कारण कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन प्लान भी बहुत ज्यादा सफल होता हुआ नजर यहाँ पे नहीं आ रहा है। यू कैन सी डेफिनेटली दैट देयर इज अ फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एंड देयर इज डिस्प्यूट ओवर मैंडेटरी ग्रुपिंग ऑफ द प्रोविंसेस। क्या आप जो जबरदस्ती ग्रुपिंग कर रहे हो उसके ऊपर में क्या चल रहा है, इनके बीच में बहुत हद तक डिस्प्यूट चल रहा है। क्लैरिटी नहीं आ रहा कि कौन से ग्रुप में कौन ऐड करेंगे, कब ऐड करेंगे। और इन्हीं टेंशन के बीच में मुस्लिम लीग ने क्या कर दिया सर, अनाउंस कर दिया डायरेक्ट एक्शन डे। क्या अनाउंस कर दिया? सो बेसिकली मुस्लिम लीग अनाउंस दिस पर्टिकुलर इवेंट व्हिच वी कॉल एज द डायरेक्ट एक्शन डे, वो भी 16 अगस्त 1946। मतलब इस दिन पे उन्होंने बोला कि अब हम अपने लिए पाकिस्तान क्रिएट कर रहे हैं। पूरे देश में उन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे अनाउंस कर दिया और इस दिन हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में बहुत भयानक दंगे शुरू हो गए। स्पेशली आपको पंजाब वाले प्रोविंस में दिखाई देगा, इंडिया का नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे बंगाल वाले प्रोविंस में दिखाई देगा, जो बांग्लादेश आज बना हुआ है। इन एरिया से बेसिकली हिंदू मुस्लिम्स के बीच में ऐसे दंगे स्टार्ट हुए कि सबने एक दूसरे को काटना शुरू कर दिया, राइट। मतलब खून की नदियां एक तरीके से बहना शुरू हो गई। अब इनको पाकिस्तान से नीचे कुछ भी नहीं चाहिए। और इसी के ऊपर में काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सर डायरेक्ट एक्शन डे कब अनाउंस किया गया था? इट वाज अनाउंस्ड ऑन 16th of August 1946। अगर अभी यूपीएससी ने 2026 में क्वेश्चन पूछा तो सरप्राइज मत होना, बहुत इंपॉर्टेंट सा इवेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। प्लीज, बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं करा रहा हूँ, आधे आधे घंटे 40-40 मिनट की लेक्चर्स करा रहा हूँ, वो भी 15 लेक्चर्स ने पूरी मॉडर्न इंडिया पढ़ा दी। तो ऐसे एरिया से अगर क्वेश्चन आए तो इसको लगा करके आना। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे 200-200 घंटे का सीरीज कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ फंस ही जाएगा। सिलेक्टिव पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं, तो इनको तो एटलीस्ट डाइजेस्ट करके चलो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्लासेस, राइट। इंटरम गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे गवर्नमेंट बनाई गई है। बेसिकली इंटरम गवर्नमेंट बनती है 2 सितंबर, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी को हेड बनाया गया था। बाद में मुस्लिम लीग ने इसने ज्वाइन किया था इस पर्टिकुलर इंटरम गवर्नमेंट को, लेकिन मुस्लिम लीग इससे भी संतुष्ट नहीं थी। अंत में जाकर के माउंटबेटन को एक प्लान बनाना पड़ा और इस प्लान के तहत इंडिया और पाकिस्तान को 2 देश बना करके आजाद करना पड़ा। तो माउंटबेटन प्लान कब आता है सर? ये आता है 3 जून 1947 को। ये प्रपोज किया गया था लॉर्ड लुइस माउंटबेटन के द्वारा। इसका एम था कि हमें ब्रिटिश इंडिया को पार्टीशन करना है इंडिया और पाकिस्तान के रूप में, और ये देखना है कि दोनों के पास में पावर ट्रांसफर रैपिड बेसिस पे हो, यानी कि जितनी जल्दी हो सके हम इनको पावर ट्रांसफर करके इनको आजाद कर सके। बैकग्राउंड ऑब्वियस सी बात है, बताने की आवश्यकता नहीं, आपको पूरा इवेंट में एक ही क्रोनोलॉजी एक ही सिस्टम में पढ़ा रहा हूँ। आपको भी बताया कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में इकोनॉमिक स्थिति खराब थी, क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था, राइट। यहाँ पे कॉमनल टेंशन बढ़ चुका था, बिकॉज अल्टीमेटली इस टाइम पीरियड में इन्होंने क्या कर दिया सर, डायरेक्ट एक्शन डे मुस्लिम लीग ने कह दिया, तो सांप्रदायिक दंगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली इसके प्रोविजंस क्या आते हैं, फटाफट प्रोविजंस पे आओ। तो प्रोविजन ये है कि बेसिकली अब हम भारत जो है वो, इंडिया जो है वो डिवाइड हो जाएगा 2 पार्टिकुलर प्रोविंसेस में। एक तो आपका इंडिया हो गया और एक आपका हो गया पाकिस्तान। कैसे डिवीजन होगा? तो पंजाब और बंगाल वाला एरिया यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे, ठीक है। रेफरेंडम करेंगे हम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या फिर सिलहेट वाले एरियाज में। यहां तक बोल दिया कि हम बाउंड्री कमीशन बनाएंगे जो बेसिकली डिमार्केट करेगा कि इन देश की बाउंड्रीज कहां कहां पे होगी। प्रिंसली स्टेट को आजाद कर दिया गया कि वो किसी के साथ रहें या फ्री रहें उनके ऊपर में। इन दोनों देशों के लिए हम सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं, मतलब ये अपने हिसाब से अपना संविधान खुद बनाएंगे, राइट। और इंडिपेंडेंस डे को फिक्स कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को, और इसी दिन जाकर के कहीं ना कहीं दोनों देश डिवाइड होते और साथ में आजाद भी होते हुए नजर आते हैं। यानी कि कांग्रेस ने बेसिकली इस चीज को एक्सेप्ट किया, मुस्लिम लीग ने इसको वेलकम किया। महात्मा गांधी को बहुत बुरा लगा, बिकॉज अल्टीमेटली गांधी जी ने, जैसे आज हम इंडिया और पाकिस्तान देखते हैं, उन्होंने एक भारत देखा था, उस भारत में, और गांधी जी क्या सपने देखा था यार, मतलब अबुल जफर खान अबुल जफर जो थे, जिनको फ्रंटियर गांधी कहते हैं, वो पेशावर से लड़ रहे थे अंग्रेजों के अगेंस्ट। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंसान थे, सपोर्टर थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे। अगर आप उनसे पूछो तो वो मना कर रहे थे कि पाकिस्तान नहीं होना चाहिए, अपना एक ही देश होना चाहिए, इंडिया होना चाहिए, राइट। सो दैट इज द रीजन वाई देश को डिवाइड कर दिया गया जस्ट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर आपने धर्म के नाम पे इस देश को डिवाइड किया
तो क्या वो डिवीजन आज वैसा दिख रहा है क्या? क्या ऐसा है क्या कि सारे मुस्लिम पाकिस्तान चले गए और सारे हिंदू इंडिया आ गए? ऐसा तो नहीं है ना। आज भी आप देखो इंडिया में सेकुलर कंट्री कहते हैं, सभी धर्मों के लोग हैं। मतलब ये जो डिवीजन किया गया, ये डिवीजन सिर्फ और सिर्फ इस बात पे किया गया था कि कुछ लोगों को पावर चाहिए था सेंटर में, जो बेसिकली गद्दी पे बैठ करके एक नया देश बना करके देश चलाना चाहते थे। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद अली जिन्ना, राइट, एंड दे क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर पाकिस्तान। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इज द रीजन व्हाई आज भी आप देखो तो वो देश बहुत तेज गति में विकास नहीं कर पा रहा, बिकॉज अल्टीमेटली जिस नींव पे पाकिस्तान बनाया गया, वो नींव ही कहीं ना कहीं कॉम्युनल टेंशन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, सो विद दिस फाइनली एंड ऑफिशियली वी हैव कंप्लीटेड दिस मॉडर्न इंडिया। आई होप आप सभी को मॉडर्न इंडिया समझ में आया होगा। हमने स्टार्ट किया था डे 1 से, और डे 1 से लेकर के आज डे 15 में मैंने सब कुछ कवर अप करा दिया। अब कुछ मिसलेनियस से टॉपिक्स है ना, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट वॉइस रहे, इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल सुभाष चंद्र बोस की कुछ इंपॉर्टेंट सी हिस्ट्री है ना, उनके कुछ इंपॉर्टेंट से सेशन है, जहां से हरिपुर त्रिपुरा सेशन जिसपे क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। इन सभी को मिसलेनियस में कराते रहूंगा, इसी प्लेलिस्ट में कुछ कुछ वीडियोस आती रहेगी, फॉलो करते रहना। तो दिस इज माय सेकंड कमिटमेंट। पहला कमिटमेंट दिया था कि पॉलिटी खत्म कराऊंगा, 25 क्लास में खत्म करा दिया। उस पॉलिटी वाली वीडियो को 50-50 हजार बच्चों ने देखा, काफी बच्चों ने देखा, बहुत प्यार करते हैं। आज भी चैनल्स पे उन वीडियोस पे कमेंट आते रहता है, मैं हमें हर कमेंट देखता हूँ ऑलमोस्ट। ये सीरीज करानी थी, इसको भी करा दिया मैंने। ठीक है, आगे चल रहे हैं अपन, अब कोर्सेज कर रहे हैं। कोर्सेज में भी सेम लेवल पे कंसिस्टेंसी दिखाएंगे, उसमें भी सेम लेवल पे कंटेंट डिलीवर करेंगे, कोशिश करेंगे इससे और बेटर कर सके। बिकॉज यूट्यूब पे तो एक प्रॉब्लम होता है कि सीरियस एस्पिरेंट कम है, पॉडकास्ट देखने वाले, ज्ञानबाजी की बात देखने वाले, स्ट्रैटेजी देखने वाले एस्पिरेंट्स ज्यादा है, कोर कंटेंट देखने वाले एस्पिरेंट्स कम है। हाँ, एप्लीकेशन पे ये कि बच्चा कुछ पेमेंट करके आता है तो थोड़ा सीरियस होता है कि भाई मेरा पैसा लगा है, तो वहां पे टीचर को भी लगता है कि मेरी मेहनत कहीं ना कहीं सही जगह जा रही है, बच्चे उसको टाइम दे रहे हैं, उस पर क्वेश्चन देख रहे हैं। अपन ने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ पेड एस्पिरेंट्स के लिए, उनके साथ में हमेशा इंटरेक्ट भी करते रहता हूँ। तो अगर आप कोई भी कोर्सेज कवर अप करना चाह रहे हैं, चाहे यूपीएससी प्रीलिम्स का हो, 2026 का अटेम्प्ट हो, थीम कवर अप करना हो, या फिर एंशिएंट इंडिया मैंने कवर अप करा इसी तरीके से 10 वीडियो में, अगर आप वो भी कवर अप करना चाहते हैं इन जस्ट ₹499, राइट, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अपन कोर्स लाते हैं ताकि हर एस्पिरेंट टारगेट कर सके और सब्जेक्ट उनके लिए इजी हो। यू कैन डेफिनेटली गो एंड वॉच आउट दिस पर्टिकुलर स्टफ। बाकी आज ये सीरीज खत्म हो रही है। आई जस्ट वांट एन ओपन रॉ ओपिनियन फ्रॉम एवरी वन ऑफ यू। आपका क्या ओपिनियन रहा आफ्टर दिस पर्टिकुलर सीरीज? क्या आपको लग रहा है कि मॉडर्न इंडिया आपके लिए थोड़ा इजी हुआ? क्या 10% भी ये सीरीज ने आपकी प्रिपरेशन में मदद किया? प्लीज लेट मी नो योर रॉ ओपिनियन। ऑल्सो देयर इज अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप पेड कोर्सेज ज्वाइन करो ना ज्वाइन करो, आप सभी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू गाइस आर वेरी क्लोज टू मी। इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपके पास कभी भी टाइम मिले तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना पावर मंथन, और जो भी आपको लगता है कि सीरीज ने आपको मदद किया, जस्ट गिव योर रिव्यूज टू द एप्लीकेशन। वहां पे रेटिंग दो, अपने खुद के रिव्यूज दो, जो तुम्हें लगता है कि मैंने पढ़ाया, तुम्हारी मेहनत थी, या जो भी आपको लगता है, जस्ट डू इट ऑन अ वेरी रॉ बेसिस। कोई भी मिर्च मसाला नहीं, कुछ भी नहीं। दिस विल बी अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन। इस सीरीज के बदले मैं आपसे यही एक चीज डिमांड कर रहा हूँ, एंड आई एम प्रीटी श्योर ऑल ऑफ यू विल डेफिनेटली डू इट। ठीक है, बाकी मिलेंगे किसी और सीरीज में, आपको अपडेट करते रहूंगा, आगे क्या करना है वो भी बताते रहो कमेंट बॉक्स में। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, टेक केयर, थैंक यू सो मच।